हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम दो इम्पोर्टेंट इश्यूज, पहला बानी ग्रासलैंड्स और दूसरा मेकेदातु रिवर प्रोजेक्ट जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जजमेंट्स दे रहा है। राइट, बानी ग्रासलैंड्स जो कि एशिया का बिगेस्ट ग्रासलैंड है, रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वहां की लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वहां की लोकल कम्युनिटी मालधारी कम्युनिटी को देके एक बहुत ही अच्छा एक डिसीजन लिया और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जजमेंट दी। तो पहला इशू डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। उसके बाद मैं आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जितने भी एक्ट्स हैं, जो भी प्रोविजंस हैं उस ट्रिब्यूनल के, वो सब बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट issue along with the brief discussion of National Green Tribunal. तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कर्बिंग एनवायरनमेंट डैमेजिंग एक्टिविटीज, और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल ये है that it plays an instrumental role in ensuring that environment impact assessment process is strictly observed while doing any particular activity. Right, जैसे रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है तो उस रोड से एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है या नहीं। अगर नहीं तो एनवायरनमेंट या तो सुओ मोटो या तो थ्रू पिटीशन या तो थ्रू एनी केस इस एक्टिविटी पे जांच करेगा। राइट, तो इसका जो मेन इसका जो पर्पस था एनजीटी क्रिएट करने का, जो एक स्टेचुटरी बॉडी है, इस ये था कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन हायर कोर्ट्स ऑन एनवायरमेंटल मैटर्स। राइट, तो जितने भी एनवायरमेंटल रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो हमारे डिस्प्यूट्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुनता है। इसकी बहुत सारी पावर्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि 7 एक्ट्स के अंडर ये अपनी पावर्स, जो इसकी पावर्स डिफाइंड है, और कुछ एक्ट्स में ये अपनी जुरिस्डिक्शन को प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। तो बहुत सारे रिसेंट जो जजमेंट्स थे वो इसको लेके, जैसे पॉस्को स्टील मेकर में ये एक स्टील डेवलपमेंट कंपनी थी जिसने ओडिशा गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ यूनियन साइन किया था। वहां पे एनजीटी ने काफी अच्छा काम किया अपनी अच्छी जजमेंट देके। ओपन बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एनजीटी। एक केस था अमृता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां पे एनजीटी ने ये डिक्लेयर किया कि ओपन बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और अब प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तरीके से ही हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पर्स करते हैं। उत्तराखंड फ्लड्स में एनजीटी ने जितने भी अफेक्टेड थे उनको कंपनसेशन दिलाई, और 2017 में प्लास्टिक बैग्स को बैन करके एनजीटी ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। तो ऐसे जो कुछ केसेस हैं जो कि एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उन केसेस पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जजमेंट्स देता है। मूव टू अवर फर्स्ट इशू, बनी ग्रासलैंड्स। बनी ग्रासलैंड्स हैं क्या? ये एक इशू है मालधारी कम्युनिटी का जो कि बनी ग्रासलैंड्स पे रहती हैं। दे फाइल्ड अ केस regarding rampant encouragement in ecological sensitive grasslands in May 2018, और इन्होंने ये कहा कि बनी को बनी रहने दो। इसका मतलब कि जो वहां पे बनी ग्रासलैंड है उसको वैसे ही बनी रहने दो। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सामने आया और इसने इस केस को स्टडी किया और ऑर्डर ये दिया कि जितने भी एनक्रोचमेंट्स हैं फ्रॉम द गुजरात बनी ग्रासलैंड में, उनको 6 मंथ्स में रिमूव कर दिया जाए। ओके, और 6 मंथ्स क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। एंड डायरेक्टेड ए जॉइंट कमिटी टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान इन द मंथ। राइट, तो बनी ग्रासलैंड है कहाँ? ये गुजरात के कच्छ रीजन में है। ये अगर गुजरात का मैप है तो यहाँ आप देखेंगे ये कच्छ रीजन, बनी ग्रासलैंड इन द मिडल ऑफ द कच्छ रीजन। ओके, एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्रासलैंड ऑफ एशिया। राइट, it forms a belt of arid grassland ecosystem on the outer southern edge of the desert of the marshy salt flats of Run of Kutch. Okay, right? So बनी जो वर्ड है वो कम आया है, और जो आया है वो बनाई से आया है, जिसका मतलब है मेड। तो ये बना कैसे? ये बना थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो
फ्रॉम द सेडिमेंट्स ऑफ इंडस एज वेल एज अदर रिवर्स। तो ये इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ। तो मेन इशू ये था कि जब एनक्रोचमेंट्स हुई वहां पे इकोलॉजिकली सेंसिटिव ग्रासलैंड्स जो जहां पे मलधारी कम्युनिटी रहती है, वहां पे जब एनक्रोचमेंट्स हुई तो उन्होंने केस फाइल किया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और एनजीटी ने ऑर्डर दिया कि वो जितनी भी एनक्रोचमेंट्स हैं उसको खत्म कर दिया जाए। तो गाइस यहाँ का इकोसिस्टम और वेजिटेशन कैसा है? तो यहाँ पे एक इट्स अ मिक्स ऑफ वेटलैंड्स एंड ग्रासलैंड्स। यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट ये जो यहाँ का इकोसिस्टम है, यहाँ पे ग्रासलैंड्स है और वेटलैंड्स है। अब ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम है जहाँ का वेजिटेशन जो है वो डोमिनेट किया होता है ग्रासेस ने, ओके, या नॉन वुडी प्लांट्स ने, और यहाँ पे बहुत ही कम या ट्रीज बहुत ही कम या तो ना के बराबर ही पाए जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया में है ग्रासलैंड्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका। हमें पता है कि वो वहां पे डोमिनेटेड बाय द आइस शील्ड्स, तो वहां पे ग्रासलैंड्स नहीं मिलेंगे, राइट? तो अब यहाँ की वेजिटेशन जो है इट्स अ मिक्स ऑफ वेटलैंड्स एंड ग्रासलैंड्स, राइट? एंड इट्स हाईली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल बिकॉज दिस इज एन एरिड रीजन। ये एक सूखी जमीन है, एक सूखा यहाँ का एनवायरनमेंट है, एंड इट्स हाईली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। लेकिन सबसे इंटेलिजेंट बात यहाँ के लोगों की ये है, इनको पता है कि यहाँ पे सूखा है, इतनी बारिश नहीं होती, तो वहां पे वो अडॉप्ट करते हैं रोटेशनल ग्रेजिंग। रोटेशनल ग्रेजिंग क्या है? एक लार्ज पैस्चर को, एक बहुत जमीन को, जहाँ बहुत बड़ी जमीन जहाँ पे घास लगा है उसको डिवाइड कर देते हैं हम पैडलॉक्स में ऐसे, ताकि टर्न बाय टर्न ही उनके कैटल्स पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से वो एक सेटलमेंट्स में ग्रेजिंग कर सके, ओके। तो बनी इज डोमिनेटेड बाय लो ग्रोइंग प्लांट्स, फॉब्स और गैमेनॉइड्स। इसको भी एक ग्रास की ये वैरायटी है। many of which are halophytes. Halophytes means salt tolerant species as well as scattered tree cover and scrub, right? तो ये जो एरिया है इट्स रिच इन फ्लोरा एंड फौना, अबाउट 192 species of plants, 262 species of birds, migratory birds also arrives here, and several species of animals, reptiles, amphibians found here. ये एक बहुत यूनिक ग्रासलैंड है क्योंकि एक ऐसा ग्रासलैंड जो कि इनहेरेंटली सैलाइन है, मतलब नमकीन है, और यहाँ पे जितने भी प्लांट्स लगते हैं उनमें एक सॉल्ट टॉलरेंट कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है थ्रू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। तो इसलिए बहुत ये ज्यादा ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव ग्रासलैंड है। तो in 2019 the tribunal ordered to demarcate the boundaries of the Bani grassland and restrict नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज, राइट? तो वर्ल्ड वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी इस ग्रासलैंड को वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द चीता बताया, ठीक है? और इसमें अब वो नई स्पीशीज भी चीता की ऐड कर रहे हैं, राइट? तो इसकी वाइल्ड लाइफ जो है उसमें बहुत तरीके के एनिमल्स भी पाए जाते हैं, और इंडियन वाइल्ड एस की पॉपुलेशन जो है यहाँ पे काफी मात्रा में है, राइट? तो अभी एनजीटी का रिसेंट वर्डिक्ट क्या था? एनजीटी ने ये कहा कि मालधारी जो है वो यहाँ पे दे स्टिल कंटिन्यू टू होल्ड द राइट टू कंजर्व द कम्युनिटी फॉरेस्ट इन द एरिया ग्रांटेड टू देम एज द प्रोविजन इन सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो जो लैंड है उनके फॉरेस्ट की, उसको डेजिग्नेट किया गया है कम्युनिटी फॉरेस्ट, यानी कि वो मालधारी कम्युनिटी के फॉरेस्ट हैं, एंड दे हैव द राइट टू कंजर्व these forests. Maldaris will have the right to conserve these forests, okay? तो उन्होंने एनजीटी ने ये कहा कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ एनक्रोचमेंट, क्योंकि ये ग्रासलैंड जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स हैं, और इसलिए उन्होंने एनजीटी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये बोला कि जो लैंड जो आपने एनक्रोच किया है वो वापस मालधारी कम्युनिटी को ट्रांसफर कर दी जाए, ओके? तो मालधारी, जैसे हम इतनी बात कर ली इनके बारे में, एंड लेट्स स्टडी हु दीज पीपल आर। तो इट्स अ पेस्टोरल कम्युनिटी, ओके? दे आर ट्राइबल हर्ड्समैन ऑफ दिस कम्युनिटी ऑफ दिस एरिया। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दीज आर नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, बट स्टिल दे एंजॉयड द कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स टू दीज लैंड्स, राइट? तो मतलब क्या है मालधारी का? मालधारी का मतलब है कीपर, धारी का मतलब कीपर, और माल का मतलब एनिमल स्टॉक। तो एनिमल्स के रखवाले, उनको हम मालधारी बोलेंगे।
तो इनके लाइफ स्टॉक में शीप, गोट, काउस, बफेलो, कैमल्स आती हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे बनी की जो बफेलोज होती हैं वो एक ऐसी स्पीशीज है जो कि इसी रीजन की एंडेमिक स्पीशीज है, जो यहाँ ही पाई जाती है। और ऐसी बफेलो जो कच्छ के इतने हॉट वेदर को टॉलरेंट करती है, और फिर भी 12 टू 18 लीटर्स हर रोज दिन में उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो है। ओके, मिल्क यील्डिंग कैपेबिलिटी इन बफेलोज की इतने हॉट रीजन में भी है। दैट्स व्हाई दीज स्पीशीज आर एंडेमिक टू दैट रीजन। अब ये इंपॉर्टेंट इशू कि एनजीटी पैनल हैज टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शंस इन मेघदातु। मेघदातु है क्या? इट मींस अ गोट स्लीप। ये कर्नाटका, जैसे एक स्टेट कर्नाटका है, यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे एक डीप जॉर्ज है जो कि बना हुआ है ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कावेरी एंड इट्स ट्राइब्यूटरी आर्कवती। अब ये फ्लो है इस रिवर का, ये यहाँ पे ओरिजिनेट होगी थ्रू कर्नाटका, ये तमिलनाडु जाएगी और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके ये रिवर मिल जाएगी, राइट। तो अब इशू क्या है? इशू ये है कि कर्नाटका यहाँ पे एक डैम कंस्ट्रक्ट करना चाहती है इस मेघदातु रिवर में। अब ये रिवर तमिलनाडु में भी फ्लो करती है, तो इसलिए तमिलनाडु ने इसके खिलाफ एजिटेट किया और जिसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सामने आना पड़ा। तो अब इशू के बारे में हम देखेंगे। तो एक्टिंग सुओ मोटो बेस्ड ऑन द मीडिया रिपोर्ट, एनजीटी हैज अपॉइंटेड अ जॉइंट कमिटी टू लुक इनटू द allegations of unauthorized construction activity taking place in Meghdatu, but the Karnataka government has proposed to construct a dam across the Kaveri river. तो क्या जुरिस्डिक्शन है एनजीटी का ऐसे मैटर्स में? जुरिस्डिक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ता है व्हाइल डेवलपिंग एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो इफ एनी प्रोजेक्ट इज टू बी इंप्लीमेंटेड विदाउट कंडक्टिंग एनी ईआईए स्टडी एंड विदाउट ऑब्टेनिंग नेसेसरी क्लियरेंस, अगर कोई चाहिए, देन इट विल बी एन अनऑथोराइज्ड एक्ट अफेक्टिंग द गवर्नमेंट। ओके, तो इन सच मैटर्स एनजीटी वुड गेट द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरवेनिंग ऑन द इशू। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में हम देखेंगे। तो इट्स अ बैलेंसिंग रिजर्वायर एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। इसका एम है टू सॉल्व द ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स ऑफ द बेंगलुरु एंड नामनगर डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करना। अब डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट ये है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट किया इस प्रोजेक्ट को, ये बोल के कि कर्नाटका ने प्रायर परमिशन नहीं ली है प्रोजेक्ट की। ओके, और उन्होंने, तमिलनाडु ने 2018 में पिटीशन भी फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोजेक्ट पे स्टे लेने के लिए। लेकिन क्या ऑब्जेक्शन थे तमिलनाडु गवर्नमेंट के? सबसे पहले तो ये कि मेकेदातु प्रोजेक्ट जब बनेगा, इट वुड अफेक्ट द फ्लो ऑफ कावेरी वाटर इनटू द तमिलनाडु, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका फ्लो जो है वो कर्नाटका से होता, कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है, फिर ये तमिलनाडु में जाती है, तो अफेक्ट करेगा फ्लो रिवर का तमिलनाडु में। सेकेंडली, Karnataka has no right to construct any reservoir on the interstate river without the consent of lower riparian state. Means lower riparian state मतलब जिस जहां से वो रिवर पास होगी। अगर इसका ओरिजिनेटर कर्नाटका है तो तमिलनाडु लोअर राइपेरियन स्टेट है, राइट। तो तमिलनाडु ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट इज ऑल्सो अगेंस्ट द वाटर कावेरी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। गाइस प्लीज रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स जो है वो जरूर पढ़ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इस समय भी ड्यूरिंग दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो स्टेट कैन claim exclusive ownership or assert rights to deprive other states of the border of the interstate rivers. ओके, तो अभी तक मैं आपको कह रहा था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बात करेगा, अभी मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स हैं इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को लेके, रिवर डिस्प्यूट्स को लेके, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की क्या पावर्स हैं एनवायरनमेंट को लेके, इसके बीच में जरूर पढ़ना है इसको। लक्ष्मीकांत की बुक में अच्छे से दिया है, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं। तो तीसरा इशू ये था कि स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल इन द कावेरी बेसिन वर एडुकेट फॉर स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर। So Tamil Nadu government is demanding outright rejection of the project. Okay, and one more thing is almost 60% of the forest area of the Kaveri wildlife sanctuary will be submerged in the project. तो यहाँ पे environmental इशू जो बन रहा है वो बन रहा है कि कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी समर्ज हो जाएगी प्रोजेक्ट में। अब कावेरी रिवर ये जो है ब्रह्मगिरी हिल्स में ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट्स में कर्नाटका में। ओके, तो इसका ड्रेनेज बेसिन ये है, ये इस तरीके से कर्नाटका तमिलनाडु में जाएगी
और ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होके ईस्टर्न घाट्स में जाएगी तमिलनाडु में, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो ये जब ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो डेल्टा बनता है, जो मैंने आपको डेल्टा दिखाया था पीछे बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले, जिसमें ये नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज में डाइवर्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। क्योंकि ये जब जाती है उसके बाद ये मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटरीज में डाइवर्ट हो जाती है, तो हम उसको बोलेंगे गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। ये उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज की लिस्ट है, राइट। तो अब नाउ लेट्स रीड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब हमने काफी बात की, अब पढ़ेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्या है। तो ये एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो एक एनजीटी एक्ट से बना था 2010 में। क्यों बना था? फॉर गिविंग स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉर सीकिंग कंपनसेशन, ध्यान दीजिएगा, सीकिंग कंपनसेशन फॉर डैमेजेस कॉस्ट टू पीपल और प्रॉपर्टी ड्यू टू वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि उत्तराखंड फ्लड्स में इसने एनवायरमेंटल कंपनसेशन दिलाया था, डैमेजेस कंपनसेशन दिलाया था लोगों को। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस और अपील्स फाइनली विद इन 6 मंथ्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जैसे कि बनी ग्रासलैंड्स में उसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया कि 6 मंथ्स में जो लैंड एनक्रोचमेंट है वो इसका इशू सॉल्व होना चाहिए। तो इसको इट इज बाउंड टू गिव अपील्स विद इन 6 मंथ्स, राइट। अब समझ में आ गया। ये 5 जगह पे इसकी सिटिंग्स है। न्यू दिल्ली प्रिंसिपल इसकी सीट है, और भोपाल, पुणे, कर्नाटका एंड चेन्नई, कोलकाता एंड चेन्नई इसकी बाकी सारी। तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसके मेंबर्स इसका चेयरपर्सन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। और बाकी इसके जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर जो हैं वो अपॉइंट करती है सिलेक्शन कमेटी। तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 मेंबर्स जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। अब इंपॉर्टेंट चीज कि it has original jurisdiction side on filling of an application. It also has an appellate jurisdiction, मतलब अपील के थ्रू भी हम इस कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। एंड इट इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के साथ साथ its principle is also guided by the principle of natural justice. Natural justice means fair hearing, मतलब एक हेयरिंग को एक नेचुरल तरीके से, एक फेयर तरीके से जज करके उसकी जजमेंट देना, ये इसमें भी इसके ग्राउंड्स जो है वो बेस्ड है। तो while passing any order it shall apply the principles of sustainable development, the precautionary principle and the polluter pay principle। तो कौन से सिविल केसेस हैं जो कि एनजीटी की जुरिसडिक्शन में है? ये है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये 7 एक्ट्स हैं, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इट हैज नॉट बीन वेस्टेड विद पावर्स टू हेयर एनी मैटर रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कोई भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड कोई केस होगा उसकी पावर्स नहीं है इसके पास। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की पावर नहीं है इसके पास, और बहुत सारे स्टेट लॉज जो हैं फॉरेस्ट के, ट्री प्रिजर्वेशन के, उसकी भी नहीं है इसके पास लॉ, ठीक है। तो कोई भी अपील, अब मान लो कोई ऑर्डर दिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, तो वो फाइनल है क्या? तो कोई भी अपील जो कि अगेंस्ट होती है ऑर्डर, डिसीजन, अवार्ड एनजीटी के, वो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जनरली विद इन द 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे एनजीटी ने ऑर्डर दिया, विद इन द 90 डेज हमें वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी। तो थैंक यू गाइज, ये आई होप आपको सब समझ में आए होंगे सारे इश्यूज। तो प्लीज थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, इट हार्डली टेक्स योर 1 सेकेंड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम आपको और भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।